नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको बोल रहा है विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कंडक्टेड टू द सेम सोर्स। अब देखिए बच्चों, कहना चाहते हैं कि भाई मान लीजिए आपने कॉपर का वायर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर का वायर लिया, ये देखिए इस तरीके से, इसकी लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, मान लो A1 है, ठीक। अब इसको हमने लगाया टू द सेम सोर्स, का मतलब है इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, ठीक है। सपोज हमने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक। अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब इसी तरीके से आपने एक और कॉपर का वायर लिया, क्योंकि इन्होंने बोला ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक। तो बच्चों ऑफ द सेम मटेरियल हमने एक और कॉपर का वायर लिया और इस बार हमने थिक वायर लिया, ये देखिए मोटा लिया, है ना। ये पतला वायर है, ये थिक वायर है। थिक वायर लेंथ उतनी ही है, हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला नहीं है लेंथ के बारे में, बट फिर भी लेंथ हमें कांस्टेंट, इसकी लैंग्वेज से लग रहा है कि लेंथ को आपको कांस्टेंट करना होगा, ठीक। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है, क्योंकि जब तक आप लेंथ को कांस्टेंट नहीं करोगे आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। ओके, सो ये देखिए इस तरीके से। अब बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, अब दोनों का मटेरियल, और हाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, तो मटेरियल तो दोनों का सेम है, ठीक। तो मटेरियल अगर दोनों का सेम है तो छोड़ दो। अब आप कंपेयर करोगे लेंथ भी सेम है, तो अब आप एरिया के साथ कंपेयर करो, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, इसलिए जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, रेजिस्टेंस लेस होगा। अब रेजिस्टेंस अगर लेस होगा तो करंट अच्छी तरीके से फ्लो करेगा। भाई रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपोजिशन टू द करंट प्रोवाइड करता है ना, कि करंट को फ्लो करने में दिक्कत करता है। अब होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। अंदर बच्चों मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये एटम्स हैं, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, आप लोग को पता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फ्लो करेंगे, ठीक, ये देखिए बच्चों, तो क्या करते हैं अंदर जो एटम्स होता है मटेरियल में, अंदर जो एटम होता है उससे टकराते हैं, उससे कोलोजन करते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बताओ ज्यादा कोलोजन यहाँ होंगे कि यहाँ होंगे, जवाब यहाँ होंगे, यहाँ कंजेस्टेड है, रीजन कंजेस्टेड है। जैसे एक पतली गली है और एक मोटी गली है, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ठीक। तो पतली गली में खूब सारी भीड़ लगी हुई है, स्ट्रीट है, पतली सी गली है, उसमें आप चल रहे हो तो लोगों से खूब टकराओगे, खूब कोलोजन होगा आपका, खूब आपको अपोजिशन मिलेगा, ठीक। आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मोटी गली है, मोटी गली में अगर भीड़ है तो कहीं ना कहीं से तो आप निकल जाओगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर ये मोटा वायर है, थिक वायर है, मोटा वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आराम से जाने का मतलब है इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लेस है, और रेजिस्टेंस लेस है तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। थिक वायर में ये थिक है, मोटा है, या थिन वायर में कहाँ पे करंट इजिली फ्लो करेगा बताइए, ठीक। ये थिक है, THIC थिक, और ये क्या है, थिन है, ठीक है। तो जवाब है थिक वायर में मोर इजिली करंट फ्लो करेगा, मोर इजिली। यहां पर क्यों, क्योंकि अब देखो एग्जाम में ये सब आप नहीं समझाओगे ऐसे करके, है ना। एग्जाम में आप बस इतना लिखोगे वहां पर कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमने पढ़ा है। तो जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट मोर इजिली फ्लो करेगा, ठीक। और क्रॉस सेक्शन एरिया कहां पे ज्यादा होगा, जो वायर आपका क्या होगा, थिक होगा, मोटा होगा, बस। तो थिक वायर में करंट आराम से फ्लो करेगा, इजिली फ्लो करेगा, बस यही करना है। अब आंसर पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखना है, ये मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूं बच्चों। ओके, सो देख लीजिए, कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। पहले आपको ये लिखना है दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसा लिखा है, R is inversely proportional to cross section area. So as the conductor is thick wire, as the conductor is a thick wire, its cross section, its resistance decreases because the cross section area increases. Okay, so current will flow more easily in comparison with a thin wire. Thin wire के comparison में thick wire में current easily flow करेगा. Okay students, note कर लीजिए. Now students, question number 18 लेते हैं, बहुत easy question है. How does the resistance of a conductor depends on लेंथ ऑफ द वायर। तो हमको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और टेम्परेचर के बारे में बच्चों क्या कहना चाहते हो, तो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंड टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये सब बातें मैं कई बार क्लास में बच्चों बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो बस
अब आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor is inversely proportional to the cross section area, that is R is inversely proportional to cross section area. Number 3, the resistance also depends on the temperature of the conductor if it increases on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature. Okay, note कर लीजिए। Now students, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है गिव वन एग्जांपल टू शो हाउ द रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे, ठीक, तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात आप कैसे प्रूव करोगे? क्या कोई एग्जांपल आपको पता है? एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है तो हम ले लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? L के ऊपर, A के ऊपर। L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ठीक, तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ये बात अभी आपको समझ में आएगी, रुक जाइए। आपने क्या किया, एक कॉपर का वायर लिया इस तरीके से। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो कॉपर का वायर लिया और इस कॉपर वायर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V वोल्ट का। कितना? V वोल्ट का, करेक्ट। अब यहाँ पे एमीटर वगैरह सब कुछ लगा होगा, वोल्ट मीटर सब कुछ लगा होगा, तो वोल्ट मीटर एमीटर से हमने करंट की वैल्यू निकाली और वोल्ट मीटर की हेल्प से हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। V और I का रेशियो लिया, V और I का रेशियो लिया। सपोज इसमें रेजिस्टेंस कितना आ गया? R। ये कॉपर की वायर है, इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। ठीक बच्चों, तो ये हमने लिया क्या? कॉपर का सैंपल एक लिया, कॉपर की वायर ली। अब हम एक काम करेंगे, हमने इतना ही लेंथ का और इतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया का, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, हमने इतनी ही लेंथ का और इतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ सेम रखी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमने सेम रखा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने इसका वोल्टेज सोर्स भी सेम रखा, इसको सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। ठीक, और फिर से हमने, मान लो इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इस बार फिर से हमने V और I का रेशियो निकाला। इस बार जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कॉपर के कंपैरिजन में, ये हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स? ये हमने लिया हुआ है नाइक्रोम का वायर। कौन सा लिया है? ये नाइक्रोम का वायर। तो देखा आपने, हमने मटेरियल चेंज कर दिया। आप लोग को पता होना चाहिए नाइक्रोम एक एलॉय होता है, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नाइक्रोम एलॉय होता है कौन कौन से मेटल का? क्रोमियम होता है इसमें, मैग्नीज होता है, ठीक है, निकल होता है इसमें, और आयरन होता है। ठीक, तो ये देखिए इतने सारे मेटल्स इसमें होते हैं। इतने सारे मेटल्स को मोल्टन स्टेट में लाके, यानी कि उसको पिघला देते हैं, मेल्ट करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ठंडा कर देते हैं, नाइक्रोम बन जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ प्योर कॉपर लिया था और यहाँ हमने नाइक्रोम, यानी कि मटेरियल हमने चेंज कर दिया। ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम V और I1 का रेशियो निकालते हैं तो अब जो रेजिस्टेंस आता है भाई, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। लेट अस से R डैश, न्यू रेजिस्टेंस R डैश। ये जो R डैश है, न्यू रेजिस्टेंस है, ये कॉपर के रेजिस्टेंस का, कॉपर का रेजिस्टेंस जितना आया था उसका 60 टाइम्स है, 60 टाइम्स ऑफ R। R डैश क्या आ रहा है? 60 टाइम्स ऑफ R आ रहा है। ठीक, तो आपने देखा यहाँ हमने लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो गया? यानी कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स क्यों आ रहा है? तो जवाब है, सीधी सी बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे। मटेरियल चेंज करोगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। भाई हम ये दिखाना चाहते थे कि रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा कि कहीं चीटिंग ना हो जाए, है ना। लेंथ छोटा बड़ा नहीं किया, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा बड़ा नहीं किया, दोनों को पहले सेम कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, तो दोनों का लेंथ एरिया पहले तो सेम कर दिया ताकि लेंथ और एरिया वाली कोई बात रह ही ना जाए। अब हम देख रहे हैं अभी भी रेजिस्टेंस अलग आ रहा है दोनों का। कॉपर का अगर R आ रहा है तो इसका 60 R आ रहा है, इसका 60 टाइम ऑफ द कॉपर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपने मटेरियल कौन सा चूज किया हुआ है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक, अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा ये भी देख लीजिए बच्चों। जब आप एटॉमिक लेवल पे अंदर जाओगे, यानी कि कॉपर का आप क्रिस्टल देखोगे, कॉपर अंदर कैसे बना हुआ है, कॉपर के एटम एक अलग पैटर्न से लगे हुए हैं, और नाइक्रोम में जो एटम्स हैं, नाइक्रोम में तो डिफरेंट टाइप के एटम्स है, क्रोमियम का भी होगा, मैग्नीज का भी होगा, निकल का भी होगा, आयरन का भी होगा, है ना, डिफरेंट टाइप के इसमें एटम्स हैं। ठीक, सो जब आप अंदर जाके देखोगे यहाँ पे बच्चों डिफरेंट टाइप के जो एटम्स होंगे, ठीक है ना, तो ये एटम जो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे अवेलेबल है नाइक्रोम में, ये क्या कर रहे होंगे, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता होगा, देखो करंट फ्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में से फ्लो करते होंगे और इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टर में से फ्लो करते होंगे, ठीक है, तो ये सारे एटम्स मिलके क्रोमियम, मैग्नीज, निकल और आयरन ये ऐसा क्रिस्टल बना रहे हैं, क्रिस्टल मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर अंदर ऐसा बना रहे हैं कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आप कह सकते हो ये बहुत ही डेंस है, ये अंदर जो एटम्स है बहुत डेंस है, बहुत पास पास है। ठीक, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ज्यादा कोलोजन महसूस करेगा, उसको ज्यादा रुकावट मिलेगी, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ पर कॉपर में क्या, ओनली कॉपर का एटम है वो ठीक ठाक तरीके से अरेंज है, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको
ज़्यादा कोलिजन्स महसूस नहीं होंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगा। ठीक, तो बस यही चीज़ है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो अलग अलग मटेरियल में अंदर एटम की सजावट अलग अलग तरीके से होती है। जिस भी एटम से वो मटेरियल बना हुआ है, वो एटम के लगने का स्टाइल, जैसा आपका घर ब्रिक्स से बना है, बगल वाले का घर भी ब्रिक्स से बना है, लेकिन ब्रिक्स के लगने का स्टाइल अलग अलग है। इसी तरीके से किसी मटेरियल के अंदर एटम किस तरीके से अरेंज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन कितना कोलोजन महसूस करेगा, कितना वो एटम से टकराएगा, कितना रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि एटॉमिक लेवल पे जब आप अंदर जाके क्रिस्टल को चेक करोगे, मेटेलिक क्रिस्टल को या किसी एलॉय के क्रिस्टल को आप चेक करोगे जाके अंदर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को चेक करोगे अंदर, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसका कम है। तो बस यही चीज़ है, मटेरियल चेंज कर दोगे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो बस यही एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, कह रहा है इफ़ वी टेक टू सिमिलर वायर्स, पढ़ लीजिए, कह रहा है इफ़ वी टेक टू सिमिलर वायर्स विद इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, ओके, इक्वल लेंथ लिया, इक्वल डायमीटर, डायमीटर का मतलब डायमीटर इक्वल कर दोगे क्रॉस सेक्शन, देखो इसका डायमीटर जितना है उतना ही इसका है, ठीक, तो डायमीटर इक्वल करने से क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल हो जाता है ऑफ इक्वल डायमीटर, वन ऑफ मेड अप ऑफ कॉपर प्योर मेटल एंड अदर ऑफ द नाइक्रोम विच इज अलॉय, वी विल फाइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द कॉपर, नाइक्रोम का 60 टाइम्स कॉपर से ज़्यादा है। दिस शोज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। बस इतनी सी बात आपको एग्जाम में यहाँ पे लिखती है, ये डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं इसका पार्ट बी, ओके। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्युमिनियम केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर। तो ये एक एल्युमिनियम केबल है और इसकी लेंथ आपको देके रखा है बच्चों, कितना है, 10 किलोमीटर, करेक्ट। अब देखिए 10 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो, सो 10 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना, 10,000 मीटर्स, और 10,000 को हम लिखेंगे 10 टू द पावर 4। पता है ना ये बात, 10 टू द पावर 4 क्यों लिखा, क्योंकि 10 टू द पावर 4 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 10,000। तो इसलिए 10,000 को हमने क्या लिखा, 10 टू द पावर 4 लिख दिया, ओके। तो लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपकी बुक में देखिएगा, यहाँ रजिस्टिविटी जो है वो 2.7 दे रखी, 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ओके। चलो, और डायमीटर कितना है बच्चों इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, और ये रहा इसका डायमीटर। सो डायमीटर यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है कितना, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये रेडियस निकालोगे तो डायमीटर को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, हाफ कर दोगे, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 और मिलीमीटर। अब बच्चों इस मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कई बार बताया मैंने 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर में आ जाएगा। देखो ये स्टार्टिंग वाला जो एम एस का मतलब मिली होता है, और ये है मीटर, मिली को हटाओगे तो 10 टू द पावर -3 लगाओगे, ठीक, तो ये मीटर में आ जाएगा। अब देखो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना आएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ये भाई, 1 इंटू समथिंग उतना ही नंबर आ जाएगा, 1 इंटू 5 5 होता है, 1 इंटू 6 6 होता है, इसी तरीके से 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका रेडियस मीटर में। अब यहाँ पर बच्चों आपको रजिस्टिविटी भी दे रखी है, रजिस्टिविटी कितनी है चेक कर लीजिए। सो रजिस्टिविटी आपकी 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, करेक्ट। ये अब मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि रजिस्टिविटी को आप चेंज कर लो, कैसे, देखो ये वाला जो डेसिमल है इसको 1 प्लेस राइट में लेके जाओ, ठीक। मैंने आपको पढ़ाया कि डेसिमल को जब हम शिफ्ट करते हैं राइट में, तो जितने प्लेस हम राइट में शिफ्ट करेंगे उतना ही 10 की पावर में माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 27.0 भाई, 20 ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो 27 के बाद पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0, और क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8 तो था ही, क्योंकि हमने डेसिमल को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट किया है, इसलिए 10 की पावर में 1 माइनस करेंगे, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 27.0, यानी कि 27 भी आप इसको लिख सकते हो, 27.0 का मतलब 27 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, ये लीजिए, -8 -1 कितना होता है, -9 होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नाउ अब ओम मीटर ये आ गई आपकी रजिस्टिविटी, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और कोई बात है नहीं, ठीक है। नाउ अब यहीं पर आप एक काम कर लो बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है वायर का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा आपका कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई कितना है, 22/7, और इंटू में देखो पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप 22/7 लेंगे, ठीक है ना। सो पाई की वैल्यू 22/7 आर, अगर बोल देता पाई इज इक्वल्स टू 3.14 लो, तब आप 3.14 लेते हैं, अभी आप 22/7 लोगे, ठीक है ना। रेडियस कितना है, 10 टू द पावर -3 मीटर है। सो बच्चों यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। रेडियस
10⁻³ मीटर है, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 22 बाय इज इक्वल्स टू में 22 बाय 7 और इंटू में, अब ध्यान से चेक करो, 10⁻³ का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पता है, देखिए 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये 2 आगे यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 10⁻³ का होल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेगा 2 × -3 -6। सो ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, तो ये आ गया एरिया आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। बस अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो चलिए रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगेगा रो एल बाय ए। चलिए वैल्यू रखिए, रो का मतलब रजिस्टिविटी रो निकाला था, कितना आया था 27, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, कितना आया था 27 इंटू 10⁻⁹, तो रो की वैल्यू रख दी इंटू में एल कितना है, एल है आपका 10⁻⁴ मीटर्स, ये आपका लेंथ है, ओके। सो यहाँ से हम एल की वैल्यू रखेंगे कितनी 10⁻⁴ रो एल बाय ए कितना आया है, ए आया आपका ये देखिए कितना है 22/7, ए की जगह हम 22/7 इंटू में 10⁻⁻6 रखेंगे, ओके। ये आ गया आपका एरिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से बच्चों चेक करो, आर इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चे, ये 7 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 27 इंटू, अब ध्यान देंगे वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को देखो, ये 10⁻⁹ है और ये 10 कितना है 4 है, ठीक। तो बच्चों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 10⁻⁹ 10⁻⁹ इंटू में 10⁴ है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस देखिए 10 है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 10⁻⁹ और प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁹ प्लस 4 होता है -5, है ना, तो 10⁻⁵ हो जाएगा, ओके। नाउ सो 7 ऊपर चला गया, 7 इंटू 27 इंटू में ये दोनों मिलके आपको बना देंगे क्या, आपको नहीं बना देंगे, मतलब बन जाएंगे क्या 10⁻⁵, नीचे क्या बच जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये तो 20 देखो 22/7 का 7 ऊपर चला गया 22 बच गया, सो 22 बच गया इंटू में क्या है 10⁻⁶ है, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ध्यान देंगे बच्चे, ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और एक चीज़ और, 7 इंटू 27 करोगे 189 आ जाएगा, करके आप देख सकते हो, 7 7 49, 4 जाएगा, 7 14 प्लस 4 18, 189 हो गया, और इंटू में 10⁻⁵ है, और इंटू में ये 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 10⁻+6 यानी कि 10⁻6 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा 22, ये लीजिए, ठीक, इतना आ गया, ओके स्टूडेंट्स। अब आप इधर का कॉपी कर लीजिए, बिकॉज इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, या मैं न्यू पेज ले लूँ, चलो न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। 189 इंटू क्या था आपके पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 189 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 22, क्या यही था, चेक कर लीजिए, क्या यही था 189 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 22, ओके, 189 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 22, तो यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे, ये हो जाएगा 189, और ये जो 22 है ना पूरे में डिवाइड लगा रहा है, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में, तो 189 इंटू में, अब देखो फिर से ये 10⁻⁻5 है 10⁻6 है, ओके। सो 10⁻⁻5 इंटू में 10⁻6, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 10⁻5 और प्लस 6 कितना होता है बच्चों, ये -5 + 6 यानी कि 6 - 5 1, 10⁻1 का मतलब होता है 10, ठीक। तो ये दोनों मिलके बना देंगे 10 और डिवाइडेड बाय 22, करेक्ट। अब आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आप एक काम करो 189 को 22 से डिवाइड कर दो, ठीक, 189 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो आंसर आएगा उसको इस 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 बच जाएगा यहाँ पे, है ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और 10 ऐसे ही आ जाएगा, तो 189 डिवाइडेड बाय 22, आइए सॉल्व करते हैं। सो 189 डिवाइडेड बाय 22 8 टाइम्स जाएगा मेरे ख्याल से, शायद यस 8 टाइम्स ही तो जाना चाहिए, 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16 + 1 17, 9 - 6 कितना होता है 3, बच्चों 8 को 22 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 176, जो कि 189 से छोटा है, 9 - 6 3, 8 - 7 1, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ डेसिमल की हेल्प से 0 लगा दोगे, ठीक है, 130 आ रहा है यहाँ, तो ये कितने टाइम जाना चाहिए मेरे ख्याल से, शायद 6 टाइम्स, सो 22 × 6, 6 2 ज़ा 12, 1 6 2 12 + 1 13, नो 5 टाइम्स जाएगा ये, ओके। सो 22 × 5 यदि आप करोगे, 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10 + 1 11, क्या मैं सही हूँ, 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10, यस बिल्कुल सही हूँ मैं,
सो कितने टाइम्स जाएगा ये, 5 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 1 2 होता है, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल के हेल्प से हम 0 लगा देंगे। ठीक, अब बच्चों ये मेरे ख्याल से जाएगा कितने टाइम्स, शायद 7 टाइम्स या 8 टाइम्स जाएगा क्या, लेट मी चेक इट। ओके, 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17। ओके, ये 9 टाइम्स भी जा सकता है क्या, 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18 प्लस 1 19। ओके, 9 टाइम्स ये चला गया, ठीक है ना। सो 9 टाइम्स जाएगा यदि तो कितना आ जाएगा 198। उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, 200 माइनस 198 2, और डेसिमल के हेल्प से 0 आप लगा दोगे। ठीक, लगा दिया डेसिमल के हेल्प से 0, अब नहीं जा रहा है। तो अगर नहीं जा रहा है तो 22 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 20 आ जाए तो 20 से छोटा, भाई डेसिमल देखो यहाँ 2 बचा था पहले, फिर डेसिमल के हेल्प से 0 उतार लिया। सुन लो फिर से, हमने क्या किया, 200 माइनस 198 2 बचा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाया, अभी भी नहीं जा रहा है क्योंकि 22 के टेबल में 20 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 22 वंजा कितना होता है 22। तो जब 22 वंजा ही 22 होता है जो कि 20 से बड़ा है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ते हैं ऐसी सिचुएशन में, यानी कि 22 जीरोजा कितना होता है 0। ठीक, तो 22 जीरोजा कितना आ जाएगा 0, जो कि 20 से छोटा है, 0 आ रहा है जो कि 20 से छोटा है, 20 माइनस 0 20। अब डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 लगा लो। ठीक, बट इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, कितना आ रहा है 8.590, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया ना, काफ़ी है। सो यहाँ से आ रहा है कितना 85 नहीं 8.590 इंटू में 10 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ध्यान दें बच्चे, देखिए यदि आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ इसको कर लीजिए, लास्ट में 0 जो कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पे इसके आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, पता है ना कैसे राउंड ऑफ करते हैं। लास्ट में जो नंबर है यदि वो 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले डिजिट में इस नंबर को हटा देंगे लास्ट वाले को, और इसके आगे वाले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यानी कि आ जाएगा 8.59। ठीक, इंटू में 10। अब बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डेसिमल इधर आ जाएगा 1 प्लेस राइट में, यानी कि आ जाएगा 85.9। ठीक है, ओम, 85.9 ओम। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है 85.9 ओम, यही आपका आंसर है। लेकिन आप लक्ष्मीर सिंह में देखोगे तो आपको आंसर दे रहा है कितना 86 ओम। अब बताओ, एक बार बताओ, इतना लंबा वायर है आपका, 10 किलोमीटर का वायर है, सोचो 10 किलोमीटर के वायर में 85.9 और 86 ओम, 0.1 का ही तो भाई चेक कर लो ना, 85.9 बोलो और अगर इसमें 0.1 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 86। तो बस 86 और 85.9 में 1 का ही तो 0.1 का ही तो डिफरेंस है, 0.1 का ही तो डिफरेंस है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, तो यदि आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ जाएगा 86.0, यानी कि 86 ओम आ जाएगा। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता है, अप्रॉक्स कितना हो गया 86 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आप 85.9 छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है, 86 कर दोगे तब भी आंसर सही, बुक से मिलाने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है आप वही लिख दो 85.9 ओम, जिसको कि ऑब्वियसली 85.9 86 के आसपास है। तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 86 ओम का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज। यदि आपको कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हो, कर लीजिए, कर लिया। और ये रहा स्टूडेंट्स आपका सेकेंड पेज। ठीक है, यहाँ मैंने कैलकुलेशन करी है, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।